हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एससी विद एनके पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो यहाँ पे कराऊंगा, आज यहाँ पे आपको मैं उत्तराखंड में एक ज़िला कराऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर आज कराऊंगा कुछ परमार वंश से संबंधित प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो परमार वंश से भी संबंधित रहेंगे इसमें हमारे पास, और कुछ उत्तराखंड के भी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें टोटल आपको मैं इसमें कुल 30 प्रश्न कराऊंगा। जो अगले स्टेप में 30 प्रश्न होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके लिए प्रश्न मैं लाया हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके लिए। इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न ये है कि जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार किया था? जब सिखों ने देहरादून पर जो आक्रमण कर रहे थे उस समय, तो परमार वंश में तो जयकृत शाह के समय में सिखों ने आक्रमण किया देहरादून पर, तो उन्होंने उनसे बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार किया था? तो वो क्या था? राखी कर। तो कौन सा कर दिया था उन्होंने? राखी कर दिया था। फिर नेक्स्ट पर्सन कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो चाणक्य है, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन कि कुमाऊं का अर्लवारिक, कुमाऊं का अर्लवारिक पर्सन, यहाँ से आपका न्याय है, यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी मेरिट भी जा सकती है। तो कुमाऊं का अर्लवारिक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का अर्लवारिक किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। किसे कहा जाता है? कुमाऊं का अर्लवारिक भी हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट कि मौलाराम की गढ़ी का छीन उसकी जागीर भी किसने उनसे ले ली थी? तो मौलाराम की गढ़ी का छीन कर उनसे उनकी जागीर भी किसने ले ली थी? तो वो ली थी पराक्रम शाह ने। किसने ली थी? पराक्रम शाह ने ली थी। तो पराक्रम शाह ने उनकी गढ़ी का छीन कर उनकी जागीर उनसे ले ली थी। फिर नेक्स्ट आया कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि चंबा या चमुआ के युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो चंबा या चमुआ के युद्ध में कौन विजय हुए थे? यहाँ पर गोरखे विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे? यहाँ पे गोरखे विजय हुए थे। सिर्फ आपको यहाँ पे इसमें प्रश्न मिलेंगे, उत्तर में जो है इसमें आपको लिख कर भी बता रहा हूँ और बोल कर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से उतारिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखा द्वारा प्रद्युम्न शाह का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? जब प्रद्युम्न शाह में खुड़बुड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 को देहरादून में इनकी मृत्यु कर दी थी या वीरगति को ये प्राप्त हो गए, तो गोरखों ने ही इनका अंतिम संस्कार किया था। और वह किस स्थान पर किया था? वो क्या था? इन्होंने हरिद्वार लाकर इनका अंतिम संस्कार किया। तो कहाँ किया था इन्होंने? हरिद्वार में इनका अंतिम संस्कार किया था। फिर नेक्स्ट पर्सन कि संपूर्ण गढ़ कुमाऊं, ये मतलब संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं का राजा किसे कहा गया? तो संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं का राजा किसे कहा गया यहाँ पर? तो वो कहा गया प्रद्युम्न शाह को। किसे कहा गया? प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह को संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं का राजा कहा गया है। फिर नेक्स्ट कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? वो भी किसे कहा जाएगा यहाँ पर? प्रद्युम्न शाह को। तो प्रद्युम्न शाह को ही गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। यहाँ से आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर आएंगे और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न भी देखने को मिल सकेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रद्युम्न शाह के दामाद का क्या नाम था? इस तरह के काफ़ी बार प्रश्न आए भी हैं और कई बार पूछ भी लिए जाते हैं कि प्रद्युम्न शाह के दामाद का क्या नाम था। तो प्रद्युम्न शाह के दामाद का क्या नाम था? हरि सिंह गुलेरिया। तो क्या नाम था उनके? हरि सिंह गुलेरिया। तो हरि सिंह गुलेरिया नाम याद रखेगा कि प्रद्युम्न शाह के दामाद का क्या नाम था? हरि सिंह गुलेरिया उनके दामाद का नाम था। फिर नेक्स्ट पर्सन कि प्रद्युम्न शाह व उम्मेद सिंह के बीच संधि कब हुई? तो प्रद्युम्न शाह और उम्मेद सिंह
के बीच संधि हुई थी। तो वो संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1796 ईस्वी में। तो 1796 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1796 में हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए रोकने के लिए किस चंद शासक ने कदम उठाया? तो जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए वो आए तो उन्हें रोकने के लिए किस चंद शासक ने उनका सामना किया? तो किसने किया था? वो क्या था? महेंद्र चंद ने। तो किसने किया था? महेंद्र चंद ने उनका सामना किया था। और फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि 1790 में गोरखा का साथ मतलब अल्मोड़ा पर आक्रमण के समय में किसने दिया? तो गोरखों का साथ 1790 में किसने दिया? तो वो दिया था हर्षदेव जोशी ने। और हर्षदेव जोशी ने इनका साथ दिया था। तो किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने इनका साथ वहाँ पर दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो जाने के बाद उन्होंने किसे कुमाऊं का सूबेदार नियुक्त किया था? जब कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो गया था तो उन्होंने एक अपना सूबेदार नियुक्त किया। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें अपना सूबेदार नियुक्त किया था? तो उनका क्या नाम था? जो कुमाऊं के सूबेदार नियुक्त किए गए थे तो उनका क्या नाम था? जोगामल शाह। क्या नाम था? जोगामल शाह। तो जोगामल शाह कौन थे? कुमाऊं के सूबेदार। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गोरखा सेनापति ने कब कुमाऊं की राजधानी पर अल्मोड़ा पर अधिकार कब किया? तो अल्मोड़ा पर अधिकार मतलब गोरखा सेनापति ने कब कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर को तो गोरखा सेनापति ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया? तो जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790। तो 1790 में उन्होंने वहाँ पे अधिकार कर लिया। फिर नेक्स्ट कि 1791 में गोरखों ने किसकी सहायता से गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई थी? मतलब यहाँ पे क्या गोरखों ने गढ़वाल पर भी हमला करने की सोची। जब 1790 में ये कुमाऊं से विजय हो गए तो इन्होंने गढ़वाल पर भी हमला करने की सोची। लेकिन 1791 में जो इनका साथ दिया था वो किसने दिया? तो 1791 में इनका साथ किसने दिया था? हरक देव। तो किसने दिया था? हरक देव ने दिया था। तो हरक देव ने 1791 में इनका साथ दिया था। फिर नेक्स्ट कि गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता था? शिल्प कर्मियों को कामी। तो क्या कहा जाता था? उन्हें कामी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट कि गोरखा काल में ब्राह्मण दास को क्या कहा जाता था? जो ब्राह्मण दास थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? कठुआ। तो उन्हें क्या कहा जाता था? कठुआ कहा जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गोरखों के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन किस यूरोपीय यात्री ने किया है? तो किस यूरोपीय यात्री ने किया है? तो हमें ये बताना है कि गोरखों के तो किस यूरोपीय यात्री ने गोरखों के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय मतलब बहुत ही उनके जैसे कि बोलते हैं कुकृत्य या कुकर्म कुछ इस तरह उनकी हरकतों का वर्णन किस यूरोपीय यात्री ने किया? तो किसने किया? हार्डविक और रैपर ने। किसने किया है? हार्डविक और रैपर ने किया है। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि गोरखों की न्याय प्रणाली के समय उनके जज को क्या कहा जाता था? गोरखों की न्याय प्रणाली के समय उनके जज को क्या कहा जाता था? विचारी भी, न्यायाधीश विचारी भी उनको कहा जाता था। या न्यायाधीश विचारी बोल दो या विचारी बोल दो तो उन्हें कहा जाता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार तो उनका मुख्य हथियार क्या था? खुकरी। क्या था? खुकरी। खुकरी गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था। क्वेश्चन नंबर 21 खुकरी। फिर 32 रकम 36 रकम व 32 कलम जैसे कर लगाए थे। तो ये जो 36 रकम व 32 कलम जैसे कर लगाए थे किन शासकों ने लगाए थे? ये लगाए थे चंदों ने। तो किन शासकों ने लगाए थे? चंदों ने यह कर लगाए थे। फिर नेक्स्ट कि गोरखों ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? गोरखों ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? तो कौन सा कर लगाया था? उन्होंने कुशही कर, कुशही नामक कर उन्होंने लगाया था। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था। नेक्स्ट हमारे पास कि पुगाड़ी कर किससे संबंधित था? मतलब क्या है पुगाड़ी कर? पुगाड़ी कर क्या था? पुगाड़ी कर किससे संबंधित? तो वो था एक भूमि कर से। भूमि कर तो भूमि कर भूमि पर लगाया जाने वाला कर को पुगाड़ी कर भी
कहा गया है। ठीक है, तो शिल्प कर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा गया है? तो मतलब जो गोरखे थे, शिल्प कर्मियों और जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? मिजहारी कर। तो मिजहारी कर कहा जाता था, मिजहारी कर कहा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे क्या था कि हमने क्या कहा था कि शिल्पकारियों और जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा जाता? मिजहारी कर कहा जाता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की राजभाषा क्या थी मैं बताने। तो गोरखों की जो राजभाषा थी वो थी गोरखयाली। तो गोरखों की जो राजभाषा थी उसे क्या कहा गया? गोरखयाली कहा गया है। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखों की सनदों में किस देवी पूजा का उल्लेख मिलता है? मतलब गोरखों के मतलब ये 27% है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया हमें ये बता। तो सूबेदार महावीर थापा ने। किसने कराया था? सूबेदार महावीर थापा ने कराया था। तो किसने कराया था? सूबेदार महावीर थापा ने कराया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि 28 कि गोरखों का प्रिय त्यौहार क्या था? तो गोरखों का प्रिय त्यौहार हमें बताना है। तो गोरखों का प्रिय त्यौहार क्या था? यहाँ पे दसाई। तो क्या था? दसाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? दशहरा। ठीक है, दसाई या दशहरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड और लास्ट कि गोरखों की सनदों में किस देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है? तो किस देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है? दुर्गा पूजा का। तो मतलब ये जो गोरखे थे किस देवी की पूजा करते थे? तो दुर्गा देवी की पूजा करते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि ग्राम छोड़कर भागे गए लोगों पर कौन सा कर लिया जाता था? तो ग्राम छोड़कर भागने वाले लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? तो कौन सा कर लिया जाता था? रहता कर। तो रहता कर। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो मेरे लिए आज की वीडियो सिर्फ मैं इतनी ही दूंगा और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे आने वाले इस तरीके की वीडियो और सभी सब्जेक्ट पर हम यहाँ पर वीडियो देते हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।